लगभग 24 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई ह्यूमन स्पीसीज आई, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मतलब हैंडीमैन अपने एंसेस्टर्स से अलग था। उनके दिमाग बड़े थे और वो पत्थरों से टूल्स बना सकते थे। ये ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा स्टेप था। होमो हैबिलिस फल, मेवे और जड़ें खाते थे, लेकिन वो मीट भी खाते थे। ऐसा माना जाता है कि वो मरे हुए जानवरों को खाते थे या छोटे जानवरों का शिकार करते थे। मीट में बहुत प्रोटीन होता है, जिससे उनके दिमाग का साइज बढ़ने में मदद मिली होगी। एक ही बसारे थे। लगभग 19 लाख साल पहले एक और नई ह्यूमन स्पीसीज आई जो होमो हैबिलिस से भी ज्यादा स्मार्ट और अडेप्टेबल थी, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब अपराइट मैन के लंबे पैर, छोटे दांत और होमो हैबिलिस से कहीं बड़ा दिमाग था। होमो इरेक्टस की सबसे खास बात यह थी कि वो पहली होमिनिन स्पीसीज थे जो अफ्रीका से बाहर निकले। वो अफ्रीका से एशिया और यूरोप तक फैल गए और अलग अलग जगहों और मौसम में रहने लगे। ये माइग्रेशन उनकी अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। होमो इरेक्टस ह्यूमन एवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट थे। उन्होंने आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। सबूत बताते हैं कि होमो इरेक्टस लगभग 15 लाख साल पहले आग का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे जैसे उनके टूल बनाने के स्किल्स इंप्रूव हुए, होमो इरेक्टस ने और भी एडवांस्ड अचूलियन टूल्स बनाए, जिसमें हैंड एक्स भी शामिल था, जो एक ऐसा टूल था जिसके 2 साइड्स होते थे और इसे कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन टूल से वो और भी अच्छी तरह शिकार कर सकते थे, प्लांट से खाना निकाल सकते थे और रहने के लिए जगह बना सकते थे। जैसे जैसे होमो इरेक्टस पूरी दुनिया में फैलते गए, वो अलग अलग होमिनिन स्पीसीज में विकसित और विविध हुए। इनमें से 2 खास स्पीसीज थे निएंडरथॉल्स, जो ज्यादातर यूरोप और वेस्ट एशिया में रहते थे, और डेनिसोवन्स, जिनके अवशेष ज्यादातर साइबेरिया में मिले हैं। निएंडरथॉल्स लगभग 4 लाख साल पहले आए और लगभग 40,000 साल पहले तक रहे। डेनिसोवन्स के बारे में हम कम जानते हैं क्योंकि उनके अवशेष बहुत कम मिले हैं, लेकिन जेनेटिक एनालिसिस से पता चला है कि वो निएंडरथॉल्स से अलग स्पीसीज थे और उनमें और मॉडर्न ह्यूमंस में कुछ जीन्स सेम हैं। डेनिसोवन्स का इतिहास मॉडर्न मेलानेशियन, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशंस के एंसेस्टर्स के साथ इंटरब्रीडिंग का रहा है। Section 5. The arrival of Homo sapiens. लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। हमारी अपनी स्पीसीज होमो सेपियंस का जन्म। होमो सेपियंस मतलब वाइज मैन अपने एंसेस्टर्स से कई तरह से अलग था। हमारे दिमाग और भी बड़े थे, हमारी भाषा और भी बेहतर थी और हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सोच, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की गजब की क्षमता थी। होमो सेपियंस की सबसे खास बात थी हमारी सिंबॉलिक सोच, कला और संस्कृति में शामिल होने की क्षमता। अफ्रीका में पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती होमो सेपियंस गहने, मूर्तियां और गुफाओं में चित्र बनाते थे, जो एब्स्ट्रैक्ट सोच और क्रिएटिव एक्सप्रेशन की क्षमता दिखाते हैं। Section 6. Leaving the cradle, Homo sapiens spread across the globe. लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में आने के बाद होमो सेपियंस ने एक रिमार्केबल माइग्रेशन शुरू किया, जिससे वो पूरी दुनिया में फैल गए। उन्होंने समुद्र पार किए, पहाड़ चढ़े और अलग अलग जगहों पर रहे, जैसे जंगल, रेगिस्तान और टुंड्रा। होमो सेपियंस का अफ्रीका से बाहर जाना एक लंबी प्रक्रिया थी, जो हजारों सालों तक चली। जेनेटिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि होमो सेपियंस की पहली वेव लगभग 1 लाख साल पहले अफ्रीका से मिडिल ईस्ट गई। वहां से वो धीरे धीरे एशिया, यूरोप, ओशियनिया और आखिरकार अमेरिका में फैल गए। पूरी दुनिया में फैलते हुए होमो सेपियंस का सामना दूसरी होमिनिन स्पीशीज से हुआ, जिनमें निएंडरथॉल्स और डेनिसोवन्स भी शामिल थे। हालांकि इन मुलाकातों का असली स्वरूप अभी भी बहस का विषय है। जेनेटिक एविडेंस बताते हैं कि कुछ हद तक इंटरब्रीडिंग जरूर हुआ था, इसलिए मॉडर्न ह्यूमंस के डीएनए में इन एंशिएंट होमिनिन स्पीशीज के कुछ अंश हैं। Section 7. A spark of creativity. Early Homo sapiens culture. जैसे जैसे होमो सेपियंस पूरी दुनिया में फैलते गए,
वो न सिर्फ अडेप्ट हुए बल्कि उन्होंने नए नए आविष्कार भी किए और अपनी यूनिक कल्चर और जीने का तरीका डेवलप किया। नक्काशी, चित्रों, गहनों और संगीत वाद्य यंत्रों के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती होमो सेपियंस के पास क्रिएटिविटी और सिंबॉलिक सोच की एक जिंदा संस्कृति थी। गुफाओं में बने चित्र का खास तौर पर शुरुआती होमो सेपियंस की कलात्मक प्रतिभा और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के बेहतरीन उदाहरण हैं। फ्रांस में लस्को गुफाओं और इंडोनेशिया में सुलावेसी जैसी जगहों पर पाए गए ये चित्र जानवरों, मनुष्यों और जियोमेट्रिक आकृतियों के डिटेल्ड चित्रण दिखाते हैं। माना जाता है कि इन चित्रों का कोई धार्मिक या कर्मकांडीय महत्व रहा होगा, शायद शिकार अनुष्ठानों या उनके आसपास की दुनिया की उनकी समझ से जुड़ा हुआ। सामाजिक संगठन और संचार के मामले में शुरुआती होमो सेपियंस ने कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स और भाषा विकसित की। उनके पास बातचीत करने, ज्ञान बांटने और सामाजिक संबंध बनाने के बेहतरीन तरीके थे। भाषा के विकास ने सहयोग, ज्ञान के संचरण और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देकर मानव प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सेक्शन 8, The Agricultural Revolution, A Turning Point। लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसने हमारे जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया, कृषि क्रांति। इस दौरान मनुष्यों ने पौधों और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिससे भोजन इकट्ठा करने से लेकर भोजन उत्पादन तक एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कृषि का विकास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने आप हुआ, जिनमें मेसोपोटामिया, चीन और मेसो अमेरिका जैसी जगहें शामिल हैं। मनुष्यों ने अपने स्थानीय वातावरण के हिसाब से पौधों और जानवरों की प्रजातियों को चुनना और उनकी खेती करना शुरू कर दिया, जिससे गेहूं, चावल, मक्का और पशुधन जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों का विकास हुआ। कृषि का मानव समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे लोग एक जगह रहने लगे क्योंकि लोगों ने अपनी फसलों और जानवरों की देखभाल के लिए एक ही जगह पर बसना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समुदाय बढ़ते गए, वैसे वैसे काम का विशेषज्ञता, शासन और सामाजिक पदानुक्रम के नए रूप सामने आए। Section 9, Building Civilizations, From Villages to Empires। जैसे जैसे कृषि समाज फले फूले, वैसे वैसे मानव बस्तियां और भी जटिल और विकसित होती गईं, जिससे सभ्यताओं का जन्म हुआ। ये सभ्यताएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने आप उभरीं और हर एक की अपनी खास विशेषताएं और उपलब्धियां थीं। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन जैसी नदी घाटियों में सबसे पहली सभ्यताएं विकसित हुईं। ये क्षेत्र उपजाऊ भूमि, पानी और परिवहन के लिए रास्ते प्रदान करते थे, जिससे कृषि और व्यापार का विकास हुआ। जैसे जैसे ये सभ्यताएं समृद्ध होती गईं, वैसे वैसे उन्होंने शानदार वास्तुकला, लेखन प्रणालियां, गणित, खगोल विज्ञान और जटिल सामाजिक पदानुक्रम विकसित किए। सभ्यताओं में संगठन, विशेषज्ञता और नवाचार का बहुत महत्व था। उन्होंने बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रणालियां, मंदिर, पिरामिड और ऐसी ही दूसरी प्रभावशाली संरचनाएं बनाई, जिनके लिए उन्नत इंजीनियरिंग और श्रम के आयोजन की जरूरत थी। लेखन के विकास ने ज्ञान, विचारों और संस्कृतियों के संरक्षण और संचरण में क्रांति ला दी। Section 10, The Modern Era, Science, Technology and the Future। पिछली कुछ सदियों में मानव इतिहास ने अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति देखी है, जिसे अक्सर आधुनिक युग कहा जाता है। ज्ञान, तर्क और नवाचार पर जोर देने के साथ इस युग को मानव इतिहास में सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाले समयों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक क्रांति, जो 16वीं शताब्दी में शुरू हुई, ने मानव ज्ञान और ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए एक नया नजरिया स्थापित किया। निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसी महान हस्तियों द्वारा किए गए अवलोकन, प्रयोगों और गणितीय तर्क पर जोर ने भौतिकी, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में उल्लेखनीय खोज की। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने मानवता को कई फायदे पहुंचाए हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बच्चों की मृत्यु दर में कमी, जीवन स्तर में सुधार और कई बीमारियों के नए इलाज। हालांकि इन्होंने प्रदूषण, संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी पैदा की हैं, जिनके लिए स्थायी समाधान की आवश्यकता है। Section 11, Conclusion, The Continuing Journey of Humankind। होमो हैबिलिस की छोटी सी शुरुआत से लेकर आधुनिक होमो सेपियंस तक मानव विकास एक अद्भुत यात्रा रही है, जो अनुकूलन, नवाचार और सांस्कृतिक विविधता से भरी है। हर पीढ़ी के साथ मनुष्यों ने अपने पर्यावरण को समझने,
नई तकनीकों का आविष्कार करने और जटिल समाज बनाने के तरीके खोजे हैं। एक प्रजाति के रूप में हमारी यात्रा की जटिलताओं और एक दूसरे से जुड़ाव को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अपने इतिहास का अध्ययन करके, अपनी विविधता की सराहना करके और उन मूल्यों को अपनाकर जो हमें एक करते हैं, हम एक और भी न्याय संगत, उचित और स्थायी भविष्य बना सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी।